हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का पार्ट टू सक्सेस चैनल में। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी। यानी कॉन्सेप्चुअलाइज, पहली बात तो यही नहीं स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी में हमको क्या पढ़ना है। तो हमारा जो इंडिया है ना, बहुत डाइवर्स कंट्री है। इसमें बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे जनजाति के लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक, पाए जाते हैं। और बहुत सारे समूह, बहुत सारे, लेकिन सारी चीजें तो हम नहीं पढ़ सकते। हम केवल उन चीजों को कवर कर सकते हैं जहां से क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा आने वाले क्लासेस में। मगर सबसे पहले आज जो आप लोगों को समझना है वो है कि ट्राइबल सोसाइटी। क्योंकि कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट यही पोर्शन होता है जहां से कि बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय जनजातियों का वितरण, समूह और उपसमूह। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस किसने दिया है, कौन कौन से थिंकर हैं जिन्होंने भौगोलिक वितरण दिया है। अब सीधे सीधे सवाल ये भी आ सकता है कि कौन कौन से थिंकर्स ने जो है भौगोलिक वितरण दिया है, या कौन कौन से थिंकर ने भौगोलिक वितरण नहीं दिया है। ये भी एक सवाल सीधे बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो थिंकर हैं वो हैं बी एस गुहा, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से उनका नाम आप लोगों ने सुन रखा है, बी एस गुहा। इन्होंने क्लासिफाई किया है, ठीक है, इंडियन ट्राइब्स को अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल रीजन। और कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया है, ये कहते हैं कि बी एस गुहा कहते हैं कि तीन रीजन्स में हम ट्राइबल ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं, ट्राइब्स ऑफ इंडिया को डिवाइड कर दे सकते हैं। तीन जोन ये देखते हैं इंडिया के अंदर। ठीक, कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है, ये कहते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जोन मतलब असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक, ये सारी चीजें जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न को भी इन्होंने माना है, यानी माउंटेन वैलीज नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न हो गए। तो जो हिमाचल, पूरा हिमालय जो रीजन है, सॉरी, ठीक, वो सारा जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आएगा। तो ये कहते हैं ट्राइबल के रूप में अगर हम देखें तो इंडिया को ऐसे थ्री जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला हो गया नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक, जहां पे माउंटेन वैलीज हैं, और ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया जहां पे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, और भी ये सब कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। सेकंड जो डिवीजन है इनका वो है सेंट्रल और मिडिल जोन जिसे कहते हैं, जो कि ओल्डर हिल्स हैं जिसमें, एंड प्लेट्यूज हैं along the dividing line between peninsular India and Indo-Gangetic plains, including Western Ghat, converging line of Western Ghat। ठीक है, तो ये दूसरी हो गई सेंट्रल और मिडिल जोन। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि थ्री जोन में किसने डिवाइड किया है, और हो सकता है जोन दिए हो, या हो सकता है ये पूछा हो कि बी एस गुहा ने किस तरह से डिवाइड किया है, कौन सा जोन उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। ठीक, नेक्स्ट जो थर्ड जोन है उन्होंने बताया कि सदर्न जोन, जो कि पेनिनसुलर इंडिया से मिलकर के बनता है। हिंदी वाले में भी आ जाते हैं क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में मैं लेकर के आता हूं हमेशा। बी एस गुहा तीन क्षेत्रों में भारत के ट्राइब्स को भौगोलिक आधार पे इन्होंने डिवाइड किया है, विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है भारत की पर्वतीय घाटियों में पूर्वी सीमाएं, ठीक, और उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमाएं। ठीक, उत्तर और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। क्या याद रखना है? उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक।
नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की, जैसे कौन सा हो गया, पुरानी पहाड़ियां, मध्य या मध्य क्षेत्र, ठीक है, मध्य क्षेत्र जो है, समझ गए, जिनमें पुरानी पहाड़ियां पाई जाती हैं, गंगा के मैदान पाए जाते हैं, और ये पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है, बिल्कुल एकदम आखिरी छोर पश्चिमी घाट तक, ठीक है। नर्मदा वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये मध्य क्षेत्र है स्टूडेंट, मध्य क्षेत्र, याद रखिएगा। दूसरा क्षेत्र मध्य क्षेत्र है, बीएस गुहा ने कहा। तीसरा ये बताते हैं दक्षिण क्षेत्र, ठीक, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत शामिल होता है। दक्षिण क्षेत्र, पूरा पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? दक्षिण क्षेत्र। इस तरह से बीएस गुहा ने 3 क्षेत्र बताए। फिर आते हैं डीएन मजूमदार और टीएन मादान। इन्होंने सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया है। ये कहते हैं कि नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन में इन्होंने डिवाइड किया है, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। फिर उसके बाद इन्होंने सेंट्रल और मिडिल जोन कहा है, और फिर उसके बाद इन्होंने सदर्न जोन कहा है। बिल्कुल सिमिलर डिवीजन है, बीएस गुहा, डीएन मजूमदार, टीएन मदान, समझे। अपनी पुस्तक, इनकी किताब का नाम याद रखना, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने 3 डिवीजन दिए हैं, बिल्कुल ठीक बीएस गुहा को इन्होंने फॉलो किया है, मजूमदार और मदान, ठीक, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र मदान, मजूमदार और गुहा ने दिया है। फिर आते हैं एससी दुबे पे। एससी दुबे ने अपना अलग तरह का भौगोलिक क्षेत्र में डिवाइड किया है जनजातियों को, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र में इन्होंने क्या कहा है एससी दुबे? ये कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जोन, मिडिल जोन, साउथ जोन एंड वेस्ट जोन, यानी एससी दुबे ने 4 जोन में डिवाइड किया है। लेकिन एक बात याद रखना, कार्वे से कंफ्यूज मत होइएगा, कड़वे से। ये क्या है? ये ट्राइबल जोन है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता लगा ट्राइबल भूल गए। ये ट्राइबल जोन की बात हो रही है। मैं थोड़ा अपने आप को और छोटा करता हूं, ये साइड में थोड़ा सा कर लेता हूं, ठीक। ट्राइबल जोन की बात हो रही है, क्लियर। ये एससी दुबे, एससी दुबे ने आदिवासी क्षेत्रों में 4 क्षेत्र बताए हैं। एक उत्तर पूर्वी, ये एक हो गया, दूसरा मध्य क्षेत्र हो गया, तीसरा दक्षिणी क्षेत्र हो गया, और चौथा पश्चिमी क्षेत्र हो गया। यानी क्या हो गया? एन एम एस डब्ल्यू, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न, मिडिल या सेंट्रल, साउथ या सदर्न, और वेस्ट या वेस्टर्न, ठीक है। उत्तर पूर्वी, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, इस तरह से किन्होंने? एससी दुबे साहब ने डिवाइड किया। फिर आते हैं एलपी विद्यार्थी जी पे। एलपी विद्यार्थी ने 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक, 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है? हिमालयन रीजन, मिडिल इंडिया रीजन, वेस्टर्न इंडिया रीजन, साउथ इंडिया रीजन और आइलैंड रीजन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एलपी विद्यार्थी जो है वो पूछता है, क्योंकि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है और इन्होंने 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया है हमारे इंडियन ट्राइब्स का, हिमालयन, मिडिल रेंज, वेस्टर्न, सदर्न और इंडियन। और इसको याद ही करना होगा स्टूडेंट्स, और कोई इसके अलावा उपाय नहीं है। कैसे याद करेंगे? स्टेटमेंट बना सकते हैं। एलपी विद्यार्थी ने भी 5 स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, समझ गए। हिमाचल, हिमालय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपवासी क्षेत्र, है ना। द्वीप पे भी रहते हैं हमारे बहुत सारे, जैसे अंडमान पे सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब हमारे इंडिया के अंडमान पे पाए जाते हैं, सेंटिनेल्स वगैरह, ओंज वगैरह। तो द्वीप भी, द्वीप के रूप में भी एलपी विद्यार्थी ने वर्गीकरण दिया है। फिर उसके बाद आते हैं के एस सिंह।
के.एस. सिंह ने भी भौगोलिक क्षेत्र पे वर्क किया है कि भैया कितने तरह के भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां पर कि आदिवासी पाए जाते हैं, जनजाति पाए जाते हैं। तो इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बताया है, फिर मिडिल इंडिया बताया है, फिर सदर्न इंडिया बताया है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बताया है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जोन बताया है। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी हिमालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भारत की जनजाति के समान वर्गीकरण की पेशकश की है। ठीक। एलपी विद्यार्थी विनय कुमार रॉय की किताब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई किताब है, द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, एलपी विद्यार्थी विनय कुमार रॉय द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया लिखते हैं। इन्होंने भी क्लासिफिकेटरी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पे इन्होंने जो है ट्राइब्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो सबसे पहला ये बताते हैं द्रविडियन, लैंग्वेज के आधार पे सबसे पहला द्रविडियन, जिसमें गोंड्स वगैरह आते हैं, ओरोन्स वगैरह आते हैं। सेंट्रल इंडिया स्पीक लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज, साउथ इंडिया के लोग भी द्रविडियन लैंग्वेज सबसे पहला। लैंग्वेज के आधार पे किसने, सीधे सीधे सवाल पूछेगा, लैंग्वेज के आधार पे किसने आदिवासियों को, जनजातियों को या ट्राइबल ग्रुप्स को वर्गीकृत किया है? तो सबसे पहला द्रविड़, द्रविड़ एक भाषा है, तो ये दक्षिण भारत के सभी जनजाति और मध्य भारत के भी जो गोंड वगैरह हैं, ओरो वगैरह हैं, ये सब क्या हैं, इसी में द्रविड़ भाषी में आते हैं। सेकंड इन्होंने बताया ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन आता है, खासी वगैरह आते हैं, जैंतिया मेघालय के। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता है आपका, कौन से ट्राइब कहां पाए जाते हैं, ये भी कई बार पूछता है। तो देखिए खासी और जैंतिया जो है वो मेघालय हिल में पाए जाते हैं, और इनकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है और ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की है। ठीक, ये कौन सा लैंग्वेज बिलोंगिंग टू ऑस्ट्रिक लैंग्वेज बोलते हैं। फिर उसके बाद मुंडा जो है वो बिहार में रहते हैं, ठीक, वो भी यही ग्रुप के आते हैं। संथाल जो है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा में पाए जाते हैं। हो जो है वो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सौराज जो है वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, और बोंडोस जो हैं वो उड़ीसा में, कोरकुस जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वो आदिवासी हैं, वो जनजाति हैं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आते हैं भाषा के, समझे। मेघालय में खासी जैंतिया, बिहार में मुंडा, पश्चिम बंगाल में संथाल, हो जो है वो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के और मध्य प्रदेश के। सावरा जो है वो आंध्र प्रदेश के ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज के हैं, और बोंडोस जो है वो उड़ीसा के। ठीक है, और कोरकू जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के। ठीक, थर्ड डिवीजन इन्होंने लैंग्वेज के आधार पे क्या दिया है, तिब्बतो चाइनीज, और तिब्बतो चाइनीज में इन्होंने दो डिवीजन और दिए हैं, एक होता है सियामीज बर्मी और तिब्बतो वर्मन। तिब्बतो चाइनीज को इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है, लैंग्वेज के आधार पर बात हो रही है। एलपी विद्यार्थी और विनय कुमार, समझे। फोर्थ जो डिवीजन इन्होंने दिया है वो है इंडो आर्यन ग्रुप। इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन कौन बोलते हैं, तो ट्राइब्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं, समझ गए। थर्ड है तिब्बती चीनी, और तिब्बती चीनी में श्याम और तिब्बती वर्मन आते हैं। फोर्थ इंडो आर्यन, गुजरात, राजस्थान, सिंधु गंगा मैदान, ठीक है, ये सब हिंदी में। क्लियर, तो ये लैंग्वेज के आधार पे इन्होंने डिवाइड किया। देयर इज येट अनदर लैंग्वेज फैमिली स्पोकन बाय द ट्राइब्स ऑफ अंडमान आइलैंड्स लाइक द ग्रेट अंडमानीज, द ओंज, जरावा, सेंटिनल्स। अब ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट अंडमान में कौन कौन रहते हैं, तो ओंज रहते हैं, जरावा रहते हैं और सेंटिनल्स रहते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अंडमानी लैंग्वेज फैमिली कहते हैं, अंडमानी भाषा परिवार कहते हैं। किनको, ओंज, जारवा, सेंटिनल्स। कहां पाए जाते हैं ये, ग्रेट अंडमान में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए
रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी थिंकर्स ने डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। नस्लीय वितरण, सबसे पहला जो फर्स्ट अटेम्प्ट रेशियली नस्लीय आधार पर वर्गीकृत करने का जाता है हर्बर्ट राइसले। ठीक, तो नस्लीय आधार पर सबसे पहला प्रयास भारतीय जनजाति को वर्गीकृत करने के लिए जाता है हर्बर्ट रिजले को। तो इन्होंने पूरे भारत में इन्होंने बताया कि 7 रेशियल टाइप पाए जाते हैं। 7। ठीक, हर्बर्ट राइसले 7 प्रकार के नस्लीय प्रकार के जनजाति ये बताते हैं कि जो भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया तुर्को ईरानियन, दूसरा इन्होंने बताया इंडो आर्यन, तीसरा इन्होंने बताया सिंथो द्रविडियन, चौथा इन्होंने बताया आर्यो द्रविडियन, पांचवा इन्होंने बताया मंगोलो द्रविडियन, और पांचवा मंगोलाइड, छठवां मंगोलाइड्स, और सातवां जो है द्रविडियन। ठीक, इस तरह से इन्होंने डिवाइड किए हैं 1 2 3 4 5 6 7। हर्बर्ट राइसले, ठीक है, सर हर्बर्ट राइसले सबसे पहले विचारक हैं जिन्होंने नस्लीय आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। किसका? आदिवासियों का, जनजातियों का। क्या बताया इन्होंने? तुर्क ईरानी, इंडो आर्यन, सिंथो द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन, मंगोलॉइड और द्रविडियन। ये सारे जो आदिवासी हैं, मतलब ये किसने बताया है, किसने ये क्षेत्र बताए हैं? ये बताए हैं हमारे हर्बर्ट राइसले ने। मोर रिसेंट अटेम्प्ट फॉर रेशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया है? जे.एच. हटन, एस.सी. गुहा, डी.एन. मजूमदार। ठीक, आउट ऑफ विच मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो है वो है एस.सी. गुहा का। इन्होंने 6 मेन रेसेस बताए हैं इंडिया के अंदर, जिसके 9 सब टाइप्स की बात इन्होंने की है। सबसे पहला है नेग्रिटो, फिर उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स, तीसरा है मंगोलाइड्स। मंगोलाइड्स को इन्होंने डिवाइड किया है 2 भाग में, एक है पैलियो मंगोलाइड्स और टिबेटो मंगोलाइड्स। तो 6 विभाजन है, ठीक, 9 सब विभाजन है। चौथा इन्होंने बताया है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन को भी इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है, पैलियो मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन और ओरिएंटल टाइप। पांचवा जो है वेस्टर्न ब्रासिफेलस, और वेस्टर्न ब्रासिफेलस को भी इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया, एल्पिनॉइड, दिनारिक और आर्मिनॉइड्स, और छठवा जो है नॉर्डिक। ठीक, तो ये एस.सी. गुहा, समझ गए। अब ये याद रखना, रेशियल जो नस्लीय जो वर्गीकरण है या रेशियल क्लासिफिकेशन है वो कुल 4 थिंकर्स जो हैं उन्होंने दिया है। कौन कौन से हो गए वो? सबसे पहले तो हर्बर्ट राइसले जिन्होंने शुरुआत की थी, जिसे हम हर्बर्ट रिजले भी कहते हैं। दूसरे हो गए जे.एच. हटन, तीसरे हो गए एस.सी. गुहा और चौथे हो गए डी.एन. मजूमदार। एस.सी. गुहा जो है मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माने जाते हैं। ठीक है, तो एस.सी. गुहा ने 6 मुख्य प्रकार के और 9 उप मुख्य प्रकार की नस्ल के बारे में बात की है। 6 कौन सी हो गई? नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स, मंगोलॉइड्स, फिर इनका अंदरूनी डिवीजन है वो देख लीजिएगा, मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा, नाम सब सेम होते हैं। चौथा भूमध्य सागरी, पांचवा पश्चिम ब्रासिफेलस, और छठवा जो है वो नॉर्डिक प्रजाति। इस तरह से इन्होंने जनजातियों का विभाजन दिया है। घुरिये भी हैं जिन्होंने सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया है, इनकी किताब भी है, क्या नाम है? द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। ट्राइब्स हु अटेन हाई स्टेटस विद द हिंदू, इन्होंने क्लासिफिकेशन इस तरह से दिया है, मतलब ट्राइब्स किस तरह से हिंदुओं के कांटेक्ट में आए हैं उस आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, याद रखिएगा। जनजाति हिंदू जाति के संपर्क में कैसे आई है, ठीक, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया ऐसे जनजाति जो कि हाई स्टेटस अटेंड करना चाहते थे हिंदू सोसाइटी के अंदर, ठीक, वो संपर्क में आए। सेकंड ये बोलते हैं पार्शियली हिंदुआइज्ड ट्राइब, यानी कि जो मतलब थोड़ा बहुत टच में आए हैं आंशिक रूप से, और तीसरे ये बताते हैं वो ट्राइब जो कि हिंदुइज्म से संपर्क में ही नहीं है
और रेजिस्टेंस है बल्कि उनका हिंदू से जो दूर है। मतलब सबसे पहले वो हैं जो पूरी तरह से हिंदू बन गए, हाई स्टेटस बना लिया उन्होंने अपना। दूसरे वो हैं जिन्होंने पार्शियली हिंदू कस्टम्स कल्चर्स को अपना लिया, और तीसरे वो हैं जिन्होंने बिल्कुल भी हिंदू जो कल संस्कृति है उसको नहीं अपनाई। जीएस घुरिये की किताब द शेड्यूल ट्राइब में इन्होंने 3 तरह से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक, वे ऐसे जनजाति जो हिंदू समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने जो पूरी तरह से हिंदू समाज में समाहित हो गए हैं। दूसरे वो जो आंशिक रूप से हिंदू कृत हुए हैं, मतलब हिंदू संस्कृतियों को माना है। और तीसरे वो जो सुदूर पहाड़ियों में रहते हैं, जिन्होंने हिंदू संस्कृति का बल्कि विरोध किया है, अपने आप को अलग रखने का काम किया है। वेरियर एल्विन आते हैं। वेरियर एल्विन ने 4 तरह के क्लासिफिकेशंस बताए हैं। ठीक, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन वेरियर एल्विन ने दिया है। ये कहते हैं कि वो ट्राइब्स जो प्रिमिटिव हैं, जो आज भी प्रिमिटिव तरीके से रह रहे हैं, जो कम्युनल लाइफ जी रहे हैं, और जो एक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपने खेती वगैरह करने के लिए, ये प्योरेस्ट ट्राइब है, रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं और लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड है हिंदुइज्म से। सेकंड ट्राइब ये बताते हैं दोज हु आर इक्वली अटैच्ड टू देयर सॉलिट्यूड, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, एंड एंशियंट ट्रेडिशन, मोर इंडिविजुअलिस्टिक हैं। लेकिन ये शेयर्ड सेंस जो है इनका डिक्लाइन हो रहा है। ठीक, इनके बीच में एकजुटता जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और ये एक्स से कल्टीवेशन करते हैं, पहले वाले जो वो हैं, और ये आउटसाइड लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक, जुड़े हुए हैं, आउटसाइड लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो कुल्हाड़ी से तो खेती करते हैं लेकिन दूसरे लोगों से भी जुड़े हुए हैं। पहले वाले कौन से थे? मोर प्रिमिटिव थे, और जो बाकी लोगों से जुड़े हुए नहीं थे, शहर के लोगों से जुड़े हुए नहीं थे। थर्ड वेरियर एल्विन बताते हैं दोज हु आर अंडर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड दे आर ऑन द वे टू लूज देयर ट्राइबल कल्चर। अब वो अपने ट्राइबल कल्चर को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ट्राइबल रिलीजन को भी भूलते जा रहे हैं, ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी भूलते जा रहे हैं। थर्ड टाइप से इन्होंने इस तरह से क्लासिफिकेशन दिया था। फोर्थ ये बताते हैं दोज ट्राइब्स हु रिटेन मच ऑफ देयर ओरिजिनल ट्राइबल लाइफ एंड ट्री ऑफ कल्चर इंटैक्ट। ठीक, कल्चर उनका इंटैक्ट है, उन्होंने अपना ओरिजिनल ट्राइबल लाइफ जो है वो रखा है। ये चौथे तरह का बताया। ठीक, तो 4 तरह से 4 रूप में इन्होंने वर्गीकृत किया है वेरियर एल्विन ने। हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले आदिम, जो शुद्ध प्रकार के जनजाति हैं और कुल्हाड़ी के साथ खेती करते हैं, सामुदायिक जीवन जीते हैं। ठीक है, और हिंदू धर्म से बिल्कुल भी नहीं या सबसे कम प्रभावित हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पे ये बताते हैं वो लोग हैं जो अपना जीवन एकांत में जीना पसंद करते हैं, प्राचीन परंपराओं को बनाए रखते हैं, अधिक व्यक्तिवादी हैं, मगर साझा भावना में गिरावट आ गई, इनके एकजुटता में गिरावट आ गई क्योंकि इनमें व्यक्तिवादिता आ गई है। कुल्हाड़ी से खेत में खेती करते हैं लेकिन बाहरी जीवन से भी जो है वो संपर्क में रहते हैं। तीसरे नंबर पे ये बताते हैं कि ऐसे जनजाति जो बाहरी प्रभाव में आ चुके हैं, अपनी आदिवासी संस्कृति को खोते जा रहे हैं, अपने आदिवासी धर्म को खोते जा रहे हैं, सामाजिक संगठन को खोने की राह पर अग्रसर हो चुके हैं। चौथा ये बताते हैं ऐसे जो मूल आदिवासी जीवन और संस्कृति के वृक्ष को अक्षुण्ण रखते हैं, मतलब चौथा वो है जिन्होंने अपने मूल जो संस्कृति है उसको बचा के रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी से ये टॉपिक था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है 7838517884। इस पे आप प्लीज कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर सकते हैं अगर आपको कुछ अर्जेंट लगता है। क्या करना होगा? अपना नेम भेजना होगा और प्लस अपना प्लेस भेज देना होगा मुझे। ठीक है, इस नंबर पे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा, नहीं तो फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मनोज सोनकर सर ढूंढ लीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी चीज की भूख रहती है कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसको अगर आप शेयर कर दें तो फिर मेरा भी और आप सबका भी भला हो जाएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो फिर मैं आपको जो है
और भी वीडियोस जो है पूरा का पूरा जो सिलेबस में जो यूजीसी नेट नहीं कवर करता है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा कि आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया है और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।